बेस्ट एग्जाम नोट्स डेली अपडेट के साथ 24 अक्टूबर 2022 करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश वन जीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों के लिए एक नए रिजर्व को मंजूरी दी है, जिसे दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहा जाएगा। केन बेतवा नदियों के आपस में जुड़ने से 2339 वर्ग किलोमीटर के नए टाइगर रिजर्व का एक चौथाई हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। पीटीआर को दुर्गावती से जोड़ने वाला एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा ताकि बाघों के नए रिजर्व में प्राकृतिक आवाजाही हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का मेजबान कौन सा राज्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। यह कॉन्क्लेव प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के साथ साथ देश के विभिन्न भू जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त आवास निर्माण के लिए विभिन्न सामग्रियों और प्रक्रियाओं पर चर्चा के लिए एक नए मंच प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने लाइट हाउस परियोजना के तहत करीब 1100 घरों को भी समर्पित किया। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता में कमी से आय के नुकसान से कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। G20 देशों में जलवायु विश्लेषण संगठनों की साझेदारी द्वारा क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रों में आय के नुकसान से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश भारत, इंडोनेशिया और सऊदी अरब थे। गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता की कमी से आय की हानि सेवाओं, विनिर्माण, कृषि और निर्माण में सबसे अधिक थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस का मेजबान शहर कौन सा रहा? इसका आंसर हो जाएगा केवड़िया। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में 10वें मिशन प्रमुखों के सम्मेलन में भाग लिया। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में केवड़िया में मिशन लाइफ, इसका फुल फॉर्म होगा लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, का शुभारंभ किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने स्वदेशी ट्रेनर विमान STT-40 विकसित किया है, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया था? किस संगठन के द्वारा किया गया? तो हाल के द्वारा किया गया है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल द्वारा डिजाइन और विकसित एक स्वदेशी ट्रेनर विमान STT-40 का अनावरण किया। इसे गुजरात के गांधीनगर में 12वें एक्सपो इंडिया के दौरान डेफ एक्सपो के दौरान इंडिया पवेलियन में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP और OPHI द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार 2005-06 और 2019-21 के बीच भारत में गरीब लोगों की संख्या में लगभग 41.5 करोड़ की गिरावट आई है। भारत में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब लोग लगभग 228.9 मिलियन है। इसके बाद नाइजीरिया यानी 96.7 मिलियन का स्थान है। ठीक है। हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय। चलिए इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। उन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की भी शुरुआत की है। इस योजना के तहत कंपनियों को सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों का विपणन एक ही ब्रांड भारत के तहत करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? फ्रीडम हाउस इंटरनेट इंडेक्स में भारत का रैंक 51वां है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित एनजीओ फ्रीडम हाउस के अनुसार देश में डिजिटल विभाजन को पाटने के प्रयासों के बाद भारत का इंटरनेट स्वतंत्रता स्कोर 2 अंक बढ़कर 51 हो गया है। 2021 में इंटरनेट फ्रीडम में भारत का स्कोर 49वां था। अभी कितना बढ़कर हो गया है? 51 हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? गरीबी उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। गरीबी के वैश्विक मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। इस वर्ष की थीम डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित करने का एक प्रस्ताव पारित किया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीतने वाले सिहान करुणा तिलका किस देश के हैं? उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीतने वाले सिहान करुणा तिलका किस देश से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। श्रीलंकाई लेखक सिहान करुणा तिलका को उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए उपन्यास के लिए 2022 बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे कम स्कोर हासिल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा यमन। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 4 संकेतकों पर आधारित है: अल्प पोषण, बाल स्टंटिंग, बाल वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। चीन और कुवैत एशियाई देश हैं जिन्हें इस सूची में सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भुखमरी का स्तर सबसे अधिक है। देखिए यमन दुनिया में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में अंतिम स्थान पर है। यमन जो है दुनिया में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में अंतिम स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरो के NGLV में NG का क्या अर्थ है? NG का अर्थ हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जो 1980 के दशक में बनाए गए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV को रिप्लेस करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी NGLV विकसित कर रहा है। अगला क्वेश्चन होगा 17 अक्टूबर 2022 में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? इसरो का भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। इसके पहले थे, चलिए अगला इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। इसरो के अध्यक्ष श्रीधर पन्निकर सोमनाथ ने वलियामाला में लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर LPSC में इंजीनियर्स कॉन्क्लेव 2022 के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान NGLV लॉन्च की घोषणा की है।
NGLV जियो स्टेशनरी ट्रांस ऑर्बिट एंड GTO के लिए 10 टन की पेलोड क्षमता के साथ लागत प्रभावित 3 चरण वाला पुनः प्रयोज्य भारी लिफ्ट वाहन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा SCG परियोजना स्थापित करने के लिए किस राज्य को चुना गया है? भारत सरकार द्वारा SCG परियोजना स्थापित करने के लिए किस राज्य को चुना गया है? तो छत्तीसगढ़ को चुना गया है। अभी वर्तमान में जो है इसरो के अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ है। इसके पहले कौन थे? के सिवान थे। चलिए इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा BHEL, भेल, IOCL और गेल इंडिया LTD के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के बाद सरकार ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में प्रस्तावित सतह कोयला गैसीकरण यानी सरफेस कोल गैसिफिकेशन SCG परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना बनाई है। इन प्रस्तावित SCG परियोजनाओं को 35,000 करोड़ लागत पर स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। GSLV Mk3 के अलावा इनमें से कौन इसरो का एक ऑपरेशन लॉन्च व्हीकल है? GSLV Mk3 के अलावा इनमें से कौन इसरो का एक ऑपरेशन लॉन्च व्हीकल है? तो PSLV। ठीक है, इसके बारे में महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट जान लेते हैं। अगले कुछ महीनों में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL कम से कम 6 वाणिज्यिक मिशन शुरू करेगा। वन वेब लंदन बेस्ड वैश्विक संचार नेटवर्क है। भारतीय ग्लोबल वन वेब में एक प्रमुख निवेशक है। वर्तमान में भारत के पास 3 प्रक्षेपण वाहन है। भारत के पास 3 परिचालन प्रक्षेपण वाहन है। पहला है PSLV, GSLV और GSLV Mk3।